वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। और इस सेशन में आज हम लोग जो सीरीज चल रहा है 30 डेज का रिवीजन सीरीज, महा रिवीजन सीरीज, उसमें हम लोग आज 5वें दिन पे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछ लिया जाता है और साथ में बिहार के अन्य एग्जाम में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का पाठ कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पे ऑलरेडी 4 सेशन अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपका इतिहास का तीनों पार्ट कवर कर लिया गया है। तो आप उस सेशन को जाके देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है वो। काफ़ी प्रश्न आपको टू दी पॉइंट आपका जो जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो कवर किया गया है। तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल उसको जाके देखिए। और चलिए फिर आगे इसमें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो है विश्व की प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले है वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको कि बोलते हैं बेबीलोन। तो इसमें क्या है देख लेते हैं। यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का अर्थ होता है नदियों की बीच की भूमि। देखिए क्या अर्थ होता है मेसोपोटामिया का, मतलब नदियों की बीच की भूमि। किस भाषा में? तो ध्यान रखिएगा, यूनानी भाषा में। यह सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में विकसित हुई। तो देखिए प्रश्न आपसे इस तरह से बन सकता है कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो किस नदी के तट पे विकसित हुई। तो ध्यान रखिएगा दजला एवं फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में। आगे है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो ध्यान रखिएगा ये काफी प्राचीनतम सभ्यता है। और वर्तमान में मेसोपोटामिया की पहचान आधुनिक देश इराक, जो अभी करंट में प्रेजेंट में इराक है, वो पहले मेसोपोटामिया था। इसलिए वर्तमान इराक अनेक सभ्यताओं का जनक भी है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि मेसोपोटामिया जो था वो अभी करंट में कौन किस क्षेत्र में है, तो देखिए इराक के क्षेत्र में। आगे है इसमें मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि, ध्यान रखिएगा इसको, कीलाकार थी, जिसको मैं इस तरह से सर्कल या स्क्वायर में कर दे रहा हूँ, रेक्टेंगल में, मतलब कि हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मिस्र की सभ्यता। इसमें क्या है, तो मिस्र की सभ्यता प्राचीन विश्व की अति विकसित सभ्यता थी। तो देखिए ये काफी डेवलप थी, विकसित थी। इस सभ्यता का प्रारंभ लगभग 3400 ईसा पूर्व में हुआ था। ध्यान रखिएगा इस बात को, कब हुआ था? तो 3400 ईसा पूर्व में। मिस्र वासियों को मरणोपरांत जीवन में विश्वास था। तो देखिए इनकी मान्यता था कि मरणोपरांत भी जीवन होता है, उसमें विश्वास थी। इसलिए वो मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक द्रवों का लेप लगाया करते थे। ऐसे मृतक शरीर को मम्मी कहा जाता है। तो जैसे देखिए आज के डेट में बहुत जगह खुदाई होती है तो मम्मी मिलता है, तो वही देखिए उस समय इस परंपरा के कारण ही आज इस खुदाई में मम्मी मिलता है। उसमें क्या करते थे, रासायनिक यानी कि केमिकल लगाकर, उसको लेप लगाकर उसको मृतक शरीर को रख देते थे। मिस्र के राजा को फराव कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा इस पे, क्या कहा जाता था? तो फराव कहा जाता था। उसे सूर्य देवता का पुत्र तथा ईश्वर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा, मिस्र के राजा को फराव और उसे सूर्य देवता का पुत्र तथा ईश्वर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। मिस्र में मरणोपरांत राजा के शरीर को पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था। जो आज ये पिरामिड देखते हैं इजिप्ट में, तो वो देखिए उसमें जो वहाँ के राजा थे उनके शरीर को पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था। अब जो आगे है वो है आपका यूनान की सभ्यता। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन काल में यूनान छोटे छोटे
नगर राज्यों में विभाजित था। इसमें स्पार्टा तथा एथेंस काफी शक्तिशाली थे। तो आप ये दोनों नामों से वाकिफ होंगे, काफी इस पे मूवी बनी है, और ये तो एथेंस ओलंपिक के लिए फेमस है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो स्पार्टा जहां सैन्य तंत्रात्मक राज था, वहीं एथेंस में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति थी। तो ध्यान रखिएगा कि स्पार्टा में किस तरह का था और ये एथेंस में किस तरह का शासन व्यवस्था थी। यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ध्यान रखिएगा। क्या है? यूनान की सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम भी माना जाता है। प्रसिद्ध मैराथन का युद्ध, तो ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध? मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में यूनानियों एवं ईरानियों के मध्य हुआ था। तो ये पूछ पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो ये मैराथन, प्रसिद्ध मैराथन युद्ध है, वो किनके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा यूनानियों और ईरानियों के बीच में। अब नेक्स्ट है इसमें सिकंदर महान यानी कि ग्रेट अलेक्जेंडर के युग को हेलेनिस्टिक युग माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर पे जो भी क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर मैसेडोनिया के राजा फिलिप का द्वितीय पुत्र था, जिसने लगभग समस्त विश्व को जीत लिया था। अब आगे है इसमें, सिकंदर महान अरस्तु के प्रिय शिष्य थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर भारत पर आक्रमण के दौरान राजा पोरस को हराया था। ये हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। और प्राचीन यूनान के प्रमुख दार्शनिक विचारक थे सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तु। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। ये सब कहाँ के थे? तो प्राचीन यूनान के प्रमुख दार्शनिक विचारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे रोम की सभ्यता। इसमें क्या है? रोम की सभ्यता यूनान की सभ्यता से प्रभावित थी। जूलियस सीजर रोम के साम्राज्य के बिना ताज का बादशाह था। प्राचीन रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों तक फैला था। आगे देख लेते हैं इसमें। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर हुनों द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। रोमन दर्शन एवं धर्म का विश्व सभ्यता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रोम का पोप कालांतर में संपूर्ण यूरोप की राजनीति का संचालक बन गया। आज भी ये देखते हैं पोप रहते हैं, उन लोग के एक तरह से जो धार्मिक गुरु रहते हैं क्रिश्चियनिटी में। चलिए तो अब आगे हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख आंदोलन और क्रांतियां। सभ्यता देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट था। ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि उस तरह से भी प्रश्न उतना वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं पूछा जाता है। आपको एक तरह से बेसिक पार्ट ही पूछा जाता है, तो हम लोग इसलिए बस एक तरह से इंट्रोडक्टिव पार्ट ही देखेंगे। तो चलिए इसमें है, पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली यानी कि यूरोप के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। यह एक बौद्धिक आंदोलन था। किस तरह का आंदोलन था पुनर्जागरण? तो ध्यान रखिएगा बौद्धिक आंदोलन था। पुनर्जागरण के दौरान कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास चित्रकला का हुआ। ध्यान रखिएगा पुनर्जागरण के दौरान किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो चित्रकला का। मोनालिसा तथा लियोनार्डो दा विंसी प्रसिद्ध चित्र थे। तो ये दोनों चित्रकारी से आप लोग वाकिफ होंगे। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, किन्हें इटली का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? दांते को। अब आगे है आपका, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। इनका जन्म इटली में ही हुआ था। मैकियावेली प्रिंस नामक पुस्तक के रचयिता थे। ध्यान रखिएगा प्रिंस नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो मैकियावेली के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इटली के निवासी पेट्रो को मानवतावाद का संस्थापक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मानवतावाद का संस्थापक किसे? तो इटली के निवासी थे पेट्रोक को माना जाता है। मानवतावाद यानी कि ह्यूमैनिज्म पुनर्जागरण का सबसे प्रमुख विशेषता थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग आगे देख लेते हैं धर्म सुधार आंदोलन। तो इसमें है पहला, देखिए, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन वर्ष 1517 में कहा तो जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एकमात्र साम्राज्य था। मार्टिन लूथर ने जर्मनी के कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह करके सुधार आंदोलन की आधारशिला रखी तथा एक नए संप्रदाय, कौन सा, तो प्रोटेस्टेंट का जन्म दिया। यूरोप में कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के मध्य 1618 से 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत विस्टफोलिया की संधि से 1648 में हुआ। अब आगे है इसमें इंग्लैंड की क्रांति, तो देख लेते हैं इसको। इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश का शासन वर्ष 1603 में प्रारंभ हुआ और इस राजवंश के लगभग सभी शासक दैवी अधिकारों में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड में 1642 से 1649 गृह युद्ध यानी कि सिविल वार चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। गृह युद्ध के पश्चात इसे इसे फांसी दी गई। इसके पश्चात चार्ल्स द्वितीय शासक बना, परंतु वह भी निरंकुश निकला। आगे इसमें देख लेते हैं, चार्ल्स द्वितीय के पश्चात जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का शासक बन गया। देखिए, चार्ल्स द्वितीय के बाद कौन बनता है, जेम्स द्वितीय, ध्यान रखिएगा। परंतु वह भी राजा के असीमित दैव अधिकारों में विश्वास रखता था। नेक्स्ट है इसमें, जेम्स द्वितीय के क्रियाकलापों से इंग्लैंड में 1688 में रक्तहीन क्रांति, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1688 में रक्तहीन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई। तो ध्यान रखिए इसको, कब हुई, तो 1688 में रक्तहीन क्रांति या इसका दूसरा नाम क्या है, गौरवपूर्ण क्रांति। इस क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं बही। आगे देख लेते हैं, क्रांति के बाद जेम्स द्वितीय को निरंकुश शासक एवं प्रोटेस्टेंट विरोधी नीति के कारण राजगद्दी छोड़नी पड़ी। फिर आगे है, गौरवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। तो देखिए, संसद की सर्वोच्चता की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा, गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि जो हम लोग पढ़े अभी, रक्तहीन क्रांति के बाद। तो क्रांति के बाद 1689 में ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट जॉन विलियम से एक बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर कराने में सफल रही। अब आगे है इसमें औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। 18वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कच्चे माल की प्रचुरता तथा इंग्लैंड के पास सर्वाधिक उपनिवेशों यानी कॉलोनीज के कारण हुई। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुई। तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कौन से वस्तु से हुई, तो सूती कपड़ों के उद्योग से प्रारंभ हुई। अब आगे इसमें देखिए, औद्योगिक क्रांति के तहत 18वीं सदी में विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ यंत्रों का भी आविष्कार हुआ। लगभग प्रत्येक व्यवसाय के लिए कारखानों एवं मशीनों का निर्माण हुआ। उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों से जो परिवर्तन हुआ उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। तो देख लीजिए आप लोग कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या हुआ। तो जो भी प्रत्येक व्यवसाय थे, हर एक व्यवसाय थे, उसके लिए कारखानों में मशीनों का निर्माण हुआ और उत्पादन के क्षेत्र में भी मशीनों से जो परिवर्तन आया उसे ही औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। जैसे ये आज भी चल रहा है औद्योगिक क्रांति, क्योंकि बहुत सारे चीज अब ऑटो ही होने लगे हैं। कुछ जैसे आप लोग इंडस्ट्री का देखेंगे तो कुछ रोबोट के द्वारा, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे इंडस्ट्री में भी काफी कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये औद्योगिक क्रांति एक तरह से हमेशा, मतलब समझिए कि उसमें स्टार्टिंग था, अभी ये आने वाले दिनों में भी ये चलते रहेगा।
सर विलियम आर्काइट ने वर्ष 1769 में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट कराया। तो देखिए 1769 में स्पिनिंग मशीन का पेटेंट कराया गया किनके द्वारा? तो सर विलियम आर्काइट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसे औद्योगिक क्रांति की ओर प्रथम कदम माना जाता है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी मशीन थी? तो स्पिनिंग मशीन थी। इंग्लैंड के बाद वर्ष 1815 में फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में भी मशीनों के बढ़ चढ़कर प्रयोग होने लगे, जिसके चलते वहां भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। एशिया में सर्वप्रथम जापान जैसे छोटे से राष्ट्र में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो देख लीजिए, अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता का संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी थी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तत्कालीन कारण क्या था? जैसे हमारे 1857 में जो हम लोग पढ़े कि वो कि क्या कारण था, जो चरबी लगी कारतूस थी वो एक कारण थी तत्कालिक। तो उसी तरह से अमेरिकी क्रांति में संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी था। तो देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। 16 दिसंबर 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज से चाय की 340 बोरियों बक्सों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था। इस घटना को ही बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे पूछ लिया जाए कभी कहीं क्वेश्चन मिल जाए आपको बोस्टन टी पार्टी क्या था, तो डेट याद रखिएगा 16 दिसंबर 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय से लदे जहाज के चाय की कितनी बोरियां? तो 340 बोरियों को बोस्टन बंदरगाह पर समुद्र में फेंक दिया गया था। इसी का घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं इसमें। अमेरिका का प्रसिद्ध स्वतंत्रता का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1776 को लिखकर तैयार हुआ। इसके लेखक कौन थे? तो टॉमस जेफरसन थे। 4 जुलाई 1776 को ही फिलाडेल्फिया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उपनिवेशियों की बैठक में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्वीकार की गई। इसके तहत 13 संयुक्त उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्र घोषित किया गया। अमेरिका क्रांति से पूर्व उत्तर अमेरिका के कुल 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का शासन था। ध्यान रखिएगा। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिकी क्रांति के नायक थे। तो अमेरिकी क्रांति के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। इन्हें उपनिवेशों का सेनापति नियुक्त किया गया और बाद में ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन। और ये कौन थे? तो अमेरिकी क्रांति के नायक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का नया यानी कि वर्तमान संविधान कब लिखा गया? तो 1789 में लागू हुआ। यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कब लागू हुआ? तो 1789 में, और ये विश्व का प्रथम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश का कैसा है वो आप कमेंट करके बताइए। अमेरिका में गृह युद्ध वर्ष 1861 से 1865 तक उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के मध्य हुआ। अमेरिकी गृह युद्ध यानी कि सिविल वार की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल 1861 में। और कहा? तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। ध्यान रखिएगा, गृह युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुई? तो दक्षिणी कैरोलिना राज्य से। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा था तो वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो उस समय अब्राहम लिंकन था। लिंकन ने गृह युद्ध के दौरान दास प्रथा का उन्मूलन 1 जनवरी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा इस बात को, देखिए स्लेवरी यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1 जनवरी 1863 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। लिंकन की हत्या 4 मार्च 1865 को हुई। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें फ्रांस की राज्य क्रांति। तो आइए देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो जैसे दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। रूसो प्रजातंत्रात्मक पद्धति का समर्थक था। ध्यान रखिएगा।
ये जो नाम दिया गया है उस पर आप ध्यान रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू और रूसो। और रूसो किसका समर्थक था, तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, प्रजातंत्रात्मक पद्धति का। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में हुई 14वां नामक शासक हुआ जो कहा करता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। लुई 14वां, देखिए ये शासक था फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में। देखिए कौन शासक था, तो लुई 14वां, ध्यान दीजिए यहाँ पे। और जो वो क्या कहता था कि मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा सकता है कि मैं ही राज हूं और मेरे ही शब्द कानून है, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये देखिए लुई 14वां जो शासक था फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व, उसके द्वारा कहा गया था। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए और याद करने का इसको कोशिश कीजिए। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा। अब देखिए 14वां के बाद कौन इंपॉर्टेंट, तो ये 16वां। ये कब बैठा, तो 1774 में गद्दी पर बैठा। फ्रांस की राज्य क्रांति वर्ष 1789 में लुई 16वें के शासनकाल में हुई। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये स्टेटमेंट दिया उसके वजह से 14वां और 16वां जो है लुई 16वां, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी के शासनकाल में राज्य क्रांति की शुरुआत हुई। लुई 16वें की पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोइनेट थी। क्रांति के बाद इसे फांसी हुई। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बास्तिल की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया और इसी दिन 14 यानी कि 14 जुलाई की याद में फ्रांस में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है, तो 14 जुलाई 1789 को क्या किया गया था, तो क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित बास्तिल की जेल का फाटक तोड़कर बंदियों को मुक्त कराया था। अब आगे देख लेते इसमें। पूरे विश्व को फ्रांस की राज की क्रांति की प्रमुख देन स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता है। नेक्स्ट है इसमें, क्रांति के बाद लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। तो देखिए बाद में उसे फांसी दे दी गई। और सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। इंपॉर्टेंट है ये। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। तो देखिए इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है सिंपल बीपीएससी पीटी में कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू, अब आगे देख लेते हैं। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच 18 जून 1815 में हुआ था। तो ध्यान रखिए इसको, वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो नेपोलियन एवं मित्र राष्ट्रों के बीच। इस युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ और उसे कैद कर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। इसी टापू में नेपोलियन की मृत्यु वर्ष 1821 में हो गई। यूरोप के राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों यानी कि वियना कांग्रेस समझौते के तहत फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें जर्मनी का एकीकरण। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रैडनबर्ग में हुआ था। ध्यान रखिएगा इसको, कहाँ हुआ था बिस्मार्क का जन्म, तो 1 अप्रैल 1815 को ब्रैडनबर्ग में। वह 1862 में प्रशा का चांसलर बना। आगे इसमें 19वीं शताब्दी में जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें प्रशा जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। ध्यान रखिएगा छोटे छोटे जो राज्य में बटे हुए थे जर्मनी, उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था, तो ये प्रशा था। जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है, तो बिस्मार्क को कहा जाता है। और बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। तो बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी की प्रमुख घटना थी। वर्ष 1815 से 1850 तक जर्मनी पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। वर्ष 1870 में प्रशा यानी जर्मनी और फ्रांस के बीच 15 जुलाई 1800
1970 को सेडान का युद्ध हुआ, ध्यान रखिएगा। और इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। सेडान के युद्ध के पश्चात ही जर्मनी का पूर्ण एकीकरण संभव हुआ। अब आगे पढ़ेंगे इसमें रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति वर्ष 1917 में हुई और रूस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो ध्यान रखिए, ऐसे जहां जहां जिसका तत्कालिक कारण दिया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या था इसका? रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण, तो रूस का प्रथम विश्व युद्ध में पराजय। रूस में निरंकुश तानाशाही का जोर तानाशाही जार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को जन विद्रोह क्रांति के चलते गद्दी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। रूस में साम्यवादी पार्टी क्रांति के बाद वैचारिक मतभेदों के कारण दो भागों में बट गया। एक अल्पमत वाला दल मेनशेविक कहलाया, जिसका नेता केरेंस्की था, और दूसरा बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया, जिसका नेता कौन था? तो लेनिन था। ध्यान रखिएगा इसको। तो जारशाही की समाप्ति के बाद सत्ता मेनशेविकों के हाथ में आई, जिसका प्रधानमंत्री केरेंस्की था, परंतु यह सरकार जनता की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकी, जिसके चलते लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलट दी और 7 नवंबर 1917 को केरेंस्की को देश क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविकों ने नई साम्यवादी सरकार का गठन किया। ध्यान दीजिएगा इसको। और यह साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ और ट्राट्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रथम विश्व युद्ध। जो टाइम पीरियड इसका क्या था? 1914 से 1918। ध्यान से देखिएगा इसमें जितने भी पॉइंट है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 28 जुलाई 1914। इसको दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो 28 जुलाई 1914 को। और इस युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक यानी कि राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या। तो देखिए, तत्कालिक कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? तो ऑस्ट्रेलिया के ड्यूक जो यानी कि राजकुमार जो फर्डिनेंड की बोस्निया में राजधानी बोस्निया की राजधानी जो था सराजेवो, वहां उसकी हत्या कर दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व दो भागों में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरी धुरी राष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब ये देखिए, आपको ये टर्म तो बहुत बार मिलेगा, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो आपको अब ध्यान में रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन थे और धुरी राष्ट्र में कौन थे। तो यहाँ देखिए, मित्र राष्ट्रों में शामिल थे कौन कौन? तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, इटली और पुर्तगाल तथा अमेरिका। प्रारंभ में अमेरिका तटस्थ रहा, परंतु जर्मनी द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबोने के बाद वह मित्र राष्ट्र की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। कहने का मतलब है कि अमेरिका स्टार्टिंग में नहीं था मित्र राष्ट्रों के बीच, लेकिन जर्मनी द्वारा क्या किया गया? अमेरिकी जहाजों को डुबा देने के बाद वो फिर एग्री कर गया और युद्ध में शामिल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस यूरोपीय कंट्री, रूस, सर्बिया, जापान, इटली, पुर्तगाल और अमेरिका। अब धुरी राष्ट्र यानी कि शत्रु राष्ट्रों में शामिल थे जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तथा तुर्की। बाद में तुर्की धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों के साथ हो गया। तो देखिए, तुर्की जो था पहले शत्रु यानी धुरी राष्ट्र से पलटकर कहाँ चला गया? तो वो मित्र राष्ट्र में चला गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीने बाद 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ अन्यायपूर्वक वर्साय की संधि की। ध्यान रखिएगा, ये वर्साय की संधि किसके बीच में हुई? तो मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच। युद्ध के उपरांत विश्व में शांति की स्थापना हेतु वर्ष 1920 में एक नए अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन
राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लोग पढ़ेंगे हमारा इटली में फांसीवाद यानी कि फासिस्ट का उदय। तो देखिए, फासिज्म का धन्यवाद सिखाया जाता है मुसोलिनी को। मुसोलिनी के दल का नाम बादशाह सर्वप्रथम का उदय इटली में ही हुआ था। किसके द्वारा मुसोलिनी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फासिस्ट पार्टी के स्वयं सेवक काली कमीज पहनते थे। फाशीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक था और फासिस्टों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को भी स्वीकार किया था। वर्ष 1919 में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1919 में। भारत में मुसोलिनी की पार्टी को बहुत कम स्थान प्राप्त हुए, परंतु उसने जल्द ही छल कपट एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और इटली का तानाशाह बन बैठा। वर्ष 1935 में मुसोलिनी ने अबशीनिया पर आक्रमण कर राष्ट्र संघ की अवहेलना प्रारंभ कर दी। फिर क्या होता है? वर्ष 1936 में मुसोलिनी ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण किया। मुसोलिनी के समर्थक उसे ड्यूस कहते थे। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ड्यूस किसे कहा जाता था? तो मुसोलिनी के समर्थक मुसोलिनी को ड्यूस कहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जंग की घोषणा की और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इटली के युद्ध में पराजित होने पर मुसोलिनी के समर्थकों ने उसे गोली मार दी थी। उसके ही समर्थक ने उसे गोली मार दी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी में नाजीवाद का उदय। तो जर्मनी में नाजी दल का उदय हिटलर के नेतृत्व में हुआ। काफी नाम सुनते आए होंगे आप लोग, हिटलर। तो देख लेते हैं आज क्या था। तो नाजीवाद वास्तव में फांसीवाद का ही जर्मन रूप था। तो ध्यान रखिएगा। और फांसीवाद कहाँ था? तो इटली में। ध्यान रखिएगा। और उसी का जर्मन रूप को ही नाजीवाद कहते थे। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था, परंतु युद्ध के उपरांत अन्यायपूर्ण यानी कि वर्साय की संधि से काफी दुखी हुआ और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हिटलर के बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया। यह पार्टी ही नाजी पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ध्यान रखिएगा इसको, नाजी पार्टी कौन पुराना नाम क्या था? तो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। हिटलर के समर्थक उसे फ्यूरर कहकर पुकारते थे। ध्यान रखिएगा इसको। हिटलर के अनुयायी बाह पर स्वास्तिक का चिन्ह लगाते थे। हिटलर वर्ष 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त हुआ और अगले ही वर्ष 1934 में वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। हिटलर का प्रमुख नारा था एक राष्ट्र एक देश एक नेता। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्फ यानी कि मेरा संघर्ष है। उसने 1923 से 24 में जेल में लिखी थी। ध्यान रखिएगा, हिटलर की आत्मकथा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है मेन कैम्फ यानी कि मेरा संघर्ष। हिटलर यहूदियों से नफरत करता था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के पश्चात हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से अब ये हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि टाइम पीरियड क्या भाई इसका 1939 से 45 तक। पहला क्या था? तो 1914 से 18 तक। ध्यान रखिएगा इसको। विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को ही जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर। यह युद्ध तो क्यों शुरुआत हुई? ध्यान रखिएगा। और कब हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। और जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। 1 सितंबर 1939 से 14 अगस्त 1945 तक इस युद्ध में लगभग 61 देशों ने भाग लिया। कुल कितने देश थे? तो ध्यान रखिएगा 61 देश। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। कौन कौन शामिल थे मित्र राष्ट्रों में? सोवियत रूस, रशिया यानी इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, अमेरिका एवं अन्य राष्ट्र आदि। चूंकि अमेरिका प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध से तटस्थ रहा, परंतु जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर
पर आक्रमण किए जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा। तो लास्ट टाइम जर्मनी हमला किया तो ऐड हो युद्ध में कूद पड़ा, और इस पर जापान, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान उस पर हमला किया तो वो भी शामिल हो गया युद्ध में। अब आगे इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के शहर, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, काफी बार पूछा गया बीपीएससी में। तो देखिए, हिरोशिमा पर कब, तो 6 अगस्त 1945 को हैरमैन नामक परमाणु बम गिराया। और जबकि 9 अगस्त 1945 को जापान के अन्य शहर नागासाकी पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी देन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना रही। युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना हुई। तो ये इस डेट को याद रखेगा कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे चीनी क्रांति। तो देखिए, वर्ष 1911 की चीनी क्रांति का जनक डॉक्टर सन्यात सेन को माना जाता है, और इसी क्रांति के तहत वर्ष 1911 में चीन में मंचू राजवंश राजतंत्र का अंत हुआ। और फिर वर्ष 1912 में डॉक्टर सन्यात सेन चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा स्थापित तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर वर्ष 1912 में कुओमितांग रखा गया। वर्ष 1925 में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हो गई। फिर देखिए क्या होता है, डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के पश्चात च्वांग काई शेक कुओमितांग दल के अध्यक्ष यानी प्रधान बने। फिर इसमें चीन के साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। च्वांग काई शेक इस पार्टी का विरोधी था। थोड़ा नाम चाइनीज है तो देख लीजिए आप लोग, प्रोनाउंस करना थोड़ा कठिन है, चलिए कोई नहीं। साथ ही वह साम्यवादियों का भी विरोधी था। तो चीन में गृह युद्ध, सिविल वार कब से कब तक चला, तो 1928 से 1936 तक, काफी लंबे समय तक चला। गृह युद्ध में चांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 21 नवंबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। माओ चीन के राष्ट्रपति बने। माओ चीन के ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता माना जाता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, माओ चीन। देखिए क्या होता है, इस पॉइंट को बढ़िया से देखिए। द्वितीय युद्ध के बाद क्या, 21 नवंबर 1949 को माओ त्से तुंग, नाम को ध्यान दीजिए, के नेतृत्व में चीन में गणराज्य की स्थापना हुई। और माओ चीन के राष्ट्रपति बने फिर, और फिर माओ चीन के ही आधुनिक साम्यवादी चीन का निर्माता, जो आज चीन है उसके निर्माता कौन माने जाते हैं, तो माओ। इस बात पर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है आपका अरब इजराइल युद्ध। तो 15 मई 1948 को फिलिस्तीन पर ब्रिटिश मैंडेट की घोषणा के साथ इजराइल राज्य का उदय हुआ, जो अरब राज्यों को पूर्णतः अमान्य था। उक्त राजनीतिक घोषणा के अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एवं सऊदी अरब ने इजराइल पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में इजराइल की अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने भरपूर मदद की। इस युद्ध में इजरायली अरबों के हमलों के विफल करने में सफल तो हुए, और साथ ही उन्होंने अरबों के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और इसे प्रथम अरब इजराइल युद्ध माना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको। फिर आगे है इसमें मिस्र के कर्नल नासिर द्वारा 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ स्वेज कनाल करने के बाद, तो देखिए अभी स्वेज कनाल में ब्लॉक हो गया था वो, तो आप ध्यान रखिएगा इसको, इसका बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र के कर्नल नासिर द्वारा 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने के बाद मिस्र पर ब्रिटेन, फ्रांस तथा इजराइल से मिलकर आक्रमण किया। तो आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ स्वेज कनाल का, तो 26 जुलाई 1956 को। किसके द्वारा, तो कर्नल नासिर के द्वारा। और इसे द्वितीय अरब इजराइल युद्ध माना जाता है। और इसी चीज को, जो ये युद्ध हुआ
इसे द्वितीय अरब इजराइल युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने से स्वेज में इजराइल का प्रवेश अवरुद्ध हो गया तथा पश्चिमी शक्तियों का नियंत्रण, प्रभुत्व व शक्ति उपयोग समाप्त हो गया। स्वेज के राष्ट्रीयकरण से पश्चिमी राष्ट्र बौखला उठे थे और वर्ष 1967 में तृतीय अरब इजराइल युद्ध हुआ। तो 3 हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद चतुर्थ अरब इजराइल युद्ध 6 से 22 अक्टूबर 1973 तक चला। वर्तमान में भी पश्चिमी एशिया में अस्थिरता का दौर खत्म नहीं हो रहा है और वर्तमान संकट के 3 प्रमुख पक्ष हैं। इजराइल एवं दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला तथा फिलिस्तीन में हमास। तो ध्यान रखिएगा, हिजबुल्ला कहाँ है? तो लेबनान में, और हमास कहाँ है? तो फिलिस्तीन में। अब जो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट वो है खाड़ी युद्ध यानी कि गल्फ वार। तो आइए देख लेते हैं इसको। 2 अगस्त 1990 को इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया तथा इसे अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिखाया, जिसकी विश्वव्यापी विरोध हुआ। 15 जनवरी 1991 तक इराक को कुवैत खाली करने का अल्टीमेटम यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया। इसका अनुपालन न किए जाने पर अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेना ने 17 जनवरी 1991 को इराक पर आक्रमण कर दिया। फिर आइए देखिए क्या होता है आगे। 20 मार्च 2003 को अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन बहुराष्ट्रीय सेनाओं ने इराक पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने इस युद्ध को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया। ध्यान रखिएगा इसको, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का नाम दिया और इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान ध्यान रखिएगा इसको। 9 अप्रैल 2003 को बगदाद यानी कि इराक पर गठबंधन सेना के काबिज होने के साथ ही सद्दाम हुसैन के 24 साल यानी कि 1979 से 2003 तक रहे इराकी राष्ट्रपति से चले आ रहे शासन का अंत हुआ। अब है देखिए विश्व इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, काफी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं इसमें। एक तरह से आपका एक समरी हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग इसको काफी पॉइंट्स दिए गए हैं तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे, जिससे एक तरह से पूरा अभी तक हम लोग जो पढ़े उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पॉइंट वाइज मिल भी जाएगा रिवाइज करने के लिए। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए 8000 ईसा पूर्व तो क्या हुआ था इसमें। तो नवपाषाण युग की शुरुआत हुई और मेसोपोटामिया क्षेत्र वर्तमान में इराक में कृषि की शुरुआत हुई। तो कितने पहले हुआ? तो देखिए 8000 ईसा पूर्व में। फिर है आपका 3500 से 3000 में क्या हुआ ईसा पूर्व में? मिस्र में संस्कृति का विकास। 1755 से 1122 में प्रारंभिक चीनी सभ्यता यानी चाइना सिविलाइजेशन का हुआंग हो घाटी में विकास हुआ। 1200 में हुआ लौह युग की शुरुआत। 800 में हुआ ग्रीक में यूनान में नगर राज्यों की स्थापना। 776 ईसा पूर्व में हुआ एथेंस यानी कि ग्रीस में प्रथम ओलंपिक। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम ओलंपिक कब हुआ? तो ये बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न 1776 में। फिर है आपका 1700 बोल रहा हूँ 776 में। फिर है 753 में रोम इटली की स्थापना हुई यानी रोम की स्थापना हुई। 600 में हुआ बेबीलोन के राजा का नेबुचादनेस्सर ने जेरूशलम को नष्ट किया। और तो कब किया? 586 ईसा पूर्व में। 540 में पर्शिया के राजा साइरस ने बेबीलोन को हराया। 490 ईसा पूर्व में ग्रीक एवं ईरान के मध्य मैराथन युद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैराथन युद्ध कब हुआ? तो 490 में। किसके किसके बीच में? तो ग्रीक एवं ईरान के बीच में। 326 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सिकंदर महान ने हेडिप्सिस के युद्ध में भारत के राजा पोरस को पराजित किया। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की बेबीलोन में मृत्यु हो गई। फिर है आपका 214
ईसा पूर्व में चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अब इसमें 55 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया और गौल यानी फ्रांस पर कब्जा किया। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या हो गई। 4 ईसा पूर्व में ईसा मसीह का जन्म हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब है ईसवी, इससे पहले था ईसा पूर्व, अब है ईसवी। 29 ईस्वी में मसीहा की सूली पर चढ़ा गया। तो देखिए 4 में जन्म हुआ था ईसा पूर्व में और 29 में सूली पर चढ़ाया गया। 117 ईस्वी में रोमन साम्राज्य हेड्रियन के नेतृत्व में अपने शिखर पर पहुंचा और 220 ईस्वी में चीनी गणितज्ञों ने पाई का मान दशमलव के 5 स्थानों तक किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चीन में हान वंश की समाप्ति भी हुई 220 में। 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया। 600 ईस्वी में यूरोप में प्लेग का कहर, लगभग आधी जनसंख्या की समाप्ति के बाद 594 यूरोप में प्लेग थमा। फिर 570 से 632 पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन काल। मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना प्रस्थान किया और उल्लेखनीय है कि इसको मुस्लिम कैलेंडर में हिजरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा हिजरा किसे कहा जाता है, तो आप आज के बाद कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए बहुत अच्छे ये टाइमलाइन दिया हुआ है, आप इसको बस देखते जाइए, ऐसा मत सोचिए कि इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह सिंपल वे में दिया हुआ तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। डेट याद रहे या ना रहे, लेकिन इसमें जो कंटेंट है आपको बिल्कुल वो एक बार आप देख लीजिए 1 से 2 बार, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। तो 637 से 641 ईस्वी में क्या हुआ, अरबों ने जेरूसलम पर विजय प्राप्त की और इसी के 4 वर्ष बाद अरबों ने पर्शिया पर भी विजय प्राप्त की। 786 से 808 खलीफा हारून अल राशिद का शासनकाल और इनके शासन काल को अरबी संस्कृति का स्वर्ण काल भी माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा खलीफा हारून अल राशिद, इनके शासन काल को क्या माना जाता है, तो अरबी संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट है इसमें 1095 ईस्वी में पोप अर्बन II ने मुस्लिमों से जेरूसलम छीनने के लिए ईसाइयों से धर्म युद्ध का आह्वान किया, जिसे कहा जाता है क्रूसेड, ध्यान रखिएगा। फिर है 1215 में 15 जून 1215 को ब्रिटेन के तत्कालिक सम्राट जॉन को उसके सामंतों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता देने वाले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने को विवश किया गया। फिर 1325 ईस्वी में इटली में नवजागरण यानी पुनर्जागरण की शुरुआत। फिर 1737 से 1453 इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध, इंपॉर्टेंट है। 100 वर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में। 1453 में तुर्कों ने कॉन्स्टेंटाइनपोल पर विजय प्राप्त करके ऑटोमन साम्राज्य की नींव रखी, ध्यान रखिएगा। 1455 ईस्वी में इंग्लैंड ने गृह युद्ध की शुरुआत। आधुनिक मुद्रण कला के आविष्कारक जॉन गुटेनबर्ग ने सन 1455 में बाइबल को छापा। तो देखिए कब छपा बाइबल, 1455 में, और इसे यूरोप की प्रथम मुद्रित पुस्तक भी माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट है आपका 1492, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट है आपका 1498, वास्को डी गामा के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की खोज की। तो देखिए 92 में अमेरिका की खोजी और 98 में भारत की खोजी। और 1517 में मार्टिन लूथर किंग ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह करके सुधार आंदोलन की आधारशिला रखी। फिर आपका 1558, इसमें क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने ग्रेगरियन कैलेंडर लागू किया। ध्यान रखिएगा सॉरी ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके द्वारा लागू किया गया, तो पोप ग्रेगरी, जो कि 13वें नंबर के थे। फिर आपका 1618 से 48 कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंटों के मध्य यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध और युद्ध का अंत वेस्टफोलिया की संधि से हुआ। फिर 1644 चीन में मिंग वंश की शताब्दी और मांचू वंश का शासन प्रारंभ। 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस यानी क्रांति।
नेक्स्ट है 1689 एंड 1689 ब्रिटेन की संसद तत्कालीन सम्राट विलियम से एक अधिकार पत्र ऑफ राइट्स यानी बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर करने में सफल रही। फिर 1707 में एक संसदीय कानून द्वारा यूनाइटेड किंगडम की स्थापना, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड इसमें शामिल हुए। फिर आपका 1756 से 63 इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षीय युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। फिर 1769 सर विलियम आर्काइट ने स्पिनिंग मशीन का पेटेंट करवाया और इसे औद्योगिक क्रांति की ओर से प्रथम कदम माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका 1770 में जेम्स कुक ने न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रिया की खोज की। फिर है 1776 स्वीडन सूचना के अधिकार आरटीआई का कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, देखिए जो आज भी काफी चर्चा में रहता है आरटीआई, तो ये कानून बनाने वाला पहला देश कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा, स्वीडन था। फिर है 1776 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी क्रांति के बाद स्वाधीनता की घोषणा यानी इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन ऑफ यूएसए की गई और इसमें कहा गया कि सभी मनुष्य जन्म से समान पैदा हुए हैं। नेक्स्ट है आपका 1789 1789 फ्रांस क्रांति के बाद फ्रांस के राष्ट्रीय सभा में 1789 में राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की घोषणा की और इसी वर्ष जॉर्ज वाशिंगटन भी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है 1805 ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य ट्राफलगर का युद्ध हुआ। फिर आपका 1805 में ही नेपोलियन का फ्रांस सम्राट बना और नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई और वाटरलू बेल्जियम, तो ये वाटरलू कहाँ है? तो बेल्जियम है। फिर आपका 1822 ग्रीस यूनान ने तुर्की से आज़ादी की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका 1839 से 42 ब्रिटेन और चीन के मध्य अफीम युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट हो जाता है, अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ब्रिटेन और चीन के बीच। फिर 1853 से 56 रूस ब्रिटेन एवं फ्रांस के मध्य क्रीमिया का युद्ध, रूस पराजित हुआ। फिर 1862 बिस्मार्क फ्रांस का चांसलर बना। 1861 से 65 अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ, राष्ट्रपति लिंकन की हत्या। 1869 स्वेज नहर का प्रारंभ। 1871 जर्मनी का एकीकरण, सम्राट केशल विल्हेल्म प्रथम के नेतृत्व में जर्मन राष्ट्र की स्थापना। फिर 1895 में जापान का फार्मोसा एवं कोरिया पर अधिकार। 1904 से 5 रूस जापान युद्ध में रूस जैसे बड़े राष्ट्र की बुरी पराजय। 1905 रूस में क्रांति को कुचला गया। हम लोग देखिए ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट देख रहे हैं, तो जो भी कंटेंट मिलेगा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मिलेगा। 1905 इंडिया में क्यों फेमस था? तो बंगाल विभाजन, आप सभी को पता ही होगा। आप कमेंट करके बताइए कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब हुआ और बंगाल विभाजन की मतलब एक्चुअली में कब किया गया, घोषणा कब की हुई और एक्चुअल में विभाजन कब हुआ। तो देखिए क्या था इसमें, रूस में क्रांति को कुचला गया और जार निकोलस द्वितीय ने सुधार लागू किए और संसद की स्थापना की। 1911 चीनी क्रांति के बाद मंचू वंश का पतन और चीन गणराज्य घोषित और डॉक्टर सन्यात सेन को 1911 की चीन की क्रांति का जनक माना गया है। फिर है आपका 1914 ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में वर्तमान सर्बिया में है ये हत्या के साथ 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। 1917 में देखिए फिर रूसी क्रांति वर्ष 1917 में हुई। रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ध्यान रखिए इसको। क्रांति के कारण रूस के जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी, जिससे रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हुआ। लेकिन लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब है 1918 प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर, लगभग 4 वर्षों बाद, मतलब ये 14 से शुरू हुआ था, 1914 से 1918, उसके बाद 18 में समाप्ति हो जाती है। 1919 में क्या होता है, 18 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे वर्साय की संधि यानी वर्सॉ ट्रीटी पर मित्र राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 1920 में फिर
युद्धोपरांत विश्व में शांति स्थापना हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ध्यान रखिए राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। फिर 1923 में कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की गणराज्य की घोषणा की गई। फिर 1924 में यूएसएसआर यानी रूस के नेता लेनिन की मृत्यु हुई और जोसेफ स्टालिन नए सोवियत शासक बने। और इसी वर्ष ब्रिटेन में मैकडोनाल्ड के प्रथम लेबर सरकार बनी। फिर 1929 में अमेरिका में भयंकर आर्थिक संकट यानी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। और 1933 में जर्मनी का चांसलर बना हिटलर कब बना? तो 1933 में। और जर्मनी और जापान राष्ट्र संघ से बाहर हुए। फिर आपका 1935 इटली ने इथियोपिया पर कब्जा किया। 1939 में 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने से द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ। फिर 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला किया। जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है 1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को हमला किया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए 1945। और 1948 यहूदियों के लिए एक पृथक राष्ट्र इजराइल राष्ट्र की स्थापना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहूदियों के लिए एक पृथक राष्ट्र जो कि इजराइल है की स्थापना कब हुई? तो 1948 में। 1949 में क्या होता है? माओ के नेतृत्व में चीनी क्रांति, पश्चिमी एवं पूर्वी जर्मनी का गठन। फिर 1950 में कोरियाई युद्ध प्रारंभ। 1956 में मिस्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि स्वेज कैनाल चर्चा में था। फिर है 1958 यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने सत्ता पर कब्जा किया। 63 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई। 68 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या। 71 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन चैल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 71 में ही भारत पाक के बीच युद्ध। 1971 के युद्ध में पश्चात बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। 1973 में अरब इजराइल का युद्ध। 75 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या। तो ये भी चर्चा में काफी था क्योंकि इनको भारत सरकार के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा अवार्ड और किस ईयर के लिए दिया गया है, इसको भी आप बताइए क्योंकि ये करंट में भी आपसे पूछ लिया जाए। माओ से तुंग की मृत्यु कब? तो 1976 में। 78 में मिस्र इजराइल के मध्य ऐतिहासिक कैंप डेविड समझौता। 79 में सोवियत सेनाओं का अफगानिस्तान में प्रवेश। फिर है काशी में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या। 82 में ब्रिटेन में अर्जेंटीना के फॉकलैंड युद्ध में पराजित किया। 85 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के नए महासचिव चुने गए। 88 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक की विमान दुर्घटना में मृत्यु। और इराक ईरान युद्ध की समाप्ति। यासर अराफात ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। फिर है 1989 अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी। बर्लिन की दीवार गिराई गई और चीन में लोकतंत्र आंदोलन हिंसक हो गया। 1990 में इराक का कुवैत पर हमला। फिर है 91 सोवियत संघ का विखंडन। रूस सहित 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएसएसआर था उसका विखंडन कब हुआ? तो 1991 में हुआ और 15 स्वतंत्र गणराज्य का स्थापना हुआ। तो ध्यान रखिए बिखर के 15 गणराज्य में वो इंडिपेंडेंट बने कंट्री के तौर पे। 1993 में इजराइल एवं फिलिस्तीन के मध्य ऐतिहासिक समझौता। चेकोस्लोवाकिया का चेक एवं स्लोवाकिया में विभाजन। फिर 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति निर्वाचन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। 1995 विश्व व्यापार संगठन और द गैट का मतलब गैट की जगह WTO बना 1995 में। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता हथियाई। यासर अराफात एवं फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति निर्वाचित।
1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को लगभग 165 वर्षों बाद वापस किया। और 1998 में ब्रिटेन एवं आयरलैंड के बीच उत्तरी आयरलैंड को लेकर समझौता हुआ। 99 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया। और विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को 6 अरब का आंकड़ा पार किया। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये अलग पॉइंट था और ये अलग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई को 6 अरब का आंकड़ा पार किया, कब? 1999 को। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है वर्ल्ड हिस्ट्री से है वो आपको दिया गया है यहाँ पे, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखते जाइए। नेपाल में राजा वीरेंद्र सहित राज परिवार के कई लोगों की हत्या। बामियान यानी अफगानिस्तान में स्थित बुद्ध प्रतिमा तालिबान द्वारा नष्ट। अमेरिका पर अलकायदा का आतंकवादी हमला 11 सितंबर, अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर फिर हमला किया गया। 2002 पूर्वी तिमोर यानी कि इंडोनेशिया से अलग स्वतंत्र होकर यूएन का 151वां सदस्य बना। 2003 अमेरिकी गठबंधन सेनाओं का इराक पर हमला, सद्दाम हुसैन का पतन। फिर 2004 में हिंद महासागर में भीषण सुनामी, 26 दिसंबर से लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कब आया था भीषण सुनामी, 2004 में। 2006 में मोरनेगो ने सर्बिया में स्वतंत्रता की घोषणा की और सद्दाम हुसैन को मृत्युदंड पाकिस्तान। फिर 2007 में पाकिस्तान के पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या। 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी के बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बने। और क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो ने लगभग 49 वर्षों से सत्ता में बने रहने के पश्चात अपने पद से इस्तीफा दिया। नेपाल की संविधान सभा ने 239 वर्ष पुरानी राजशाही को समाप्त करके देश को गणराज्य घोषित किया। तो 2008 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2009 श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति, आतंकवादी संगठन लिट्टे का सफाया। फिर 11 में दक्षिणी सूडान का पृथक राज्य के रूप में स्थित यूएन का 193वां सदस्य बना। और अरब देशों में अरब स्प्रिंग क्रांतियां, अमेरिकी कमांडो की कार्यवाही से ओसामा बिन लादेन की मौत। और विश्व जनसंख्या 7 अरब 11 अक्टूबर को हुई। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम लोग 6 अरब देखा, फिर 7 अरब। अब 2013 दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला और ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर का निधन। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज का निधन। 2014 आतंकवादी संगठन आईएसआईएस एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। मलेशिया एयरलाइंस का बोइंग 777 विमान विद्रोहियों के तथाकथित मिसाइल हमले से दुर्घटनाग्रस्त। फिर है महत्वपूर्ण जनमत संग्रह से स्कॉटलैंड ने यूके से आजादी के खिलाफ मतदान किया 18 सितंबर को। और अमेरिका ने क्यूबा के साथ संबंध समान बनाने की घोषणा की 17 दिसंबर को। और पश्चिमी अफ्रीका का एबोबा वायरस होगा कि इबोला वायरस होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। फिर 2015 में सऊदी अरब के शासक अब्दुल्ला का 90 वर्ष की आयु में निधन। आईएसआईएस आतंकवादियों ने इराक में कई प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर स्थलों जैसे निमरुद, हास्त्रा और दर सरुकीन को ध्वस्त कर दिया। क्यूबा और अमेरिका के बीच 54 वर्षों के बाद राजनयिक संबंधों की बहाली। एलिजाबेथ टू ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली सम्राज्ञी 9 सितंबर को बनी। फिर है 2016 53 साल के सैनिक शासन के बाद हसीन ख्वाब म्यांमार के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित। ब्रेग्जिट जनमत संग्रह में ब्रिटेन ने यू को छोड़ने के पक्ष में मतदान किया। मदर टेरेसा को पोप ने संत का दर्जा दिया, कब? तो 2016 में, ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल के पूर्व पीएम एर्नियो गुटेश यूएन के नए एंटेनियो गुटेरेस होना चाहिए यहाँ पे, नए महासचिव निर्वाचित। विश्व में सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले थाईलैंड के सम्राट भूमिबोल का 1940 से 16 तक लगभग 70 वर्षों शासन करने के उपरांत 88 वर्षों में की आयु में उनका निधन हो गया। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का निधन 17 में। 2 जनवरी 17 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कीर्ति निधि बिष्ट का 11 नवंबर 2017 को निधन। 15 मई 2017 को एडवर्ड फिलिप फ्रांस के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित। अब है 2018
14 मार्च 2018 को एंजेला मार्केल चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनी। अभी देखिए यहाँ पे इनके चांसलर 2022 में बदल गए हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको और बताइए कमेंट करके कि नए चांसलर कौन बने हैं। पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित। बान की मून को बाओ फोरम का अध्यक्ष चुना गया। इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त। अफ्रीकी देश स्विट्जरलैंड ने अपने देश का नाम बदलकर स्वाजीलैंड ने अपने देश का नाम बदलकर किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा। फिर है आपका 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार यौन उत्पीड़न के विरुद्ध प्रस्ताव को मंजूरी दी। जापान के नए सम्राट नारुहितो बने। नारुहितो या नारुहितो, ध्यान रखें इसको। ताइवान समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का प्रथम देश बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। कोरोना वायरस कोरोना वायरस महामारी ने विश्व के अधिकांश देशों को अपनी चपेट में लिया। विश्व में 3 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित। श्रीलंका में राजपक्षे चौथी बार प्रधानमंत्री बने। पोलैंड में आंद्रेज डूडा राष्ट्रपति निर्वाचित। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 वर्ष कारावास की सजा। तो देखिए यहाँ तक जो था आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, आज ये डे 5 था, कंप्लीट होता है। और हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे छठे दिन में ग्रेट पर्सनालिटीज। तो और ग्रेट पर्सनालिटीज में तो देखिए जितने भी इंडिया के थे उनके बारे में देखेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस सेशन को आप लोग एंजॉय किए होंगे और आपको ये सेशन रिवीजन करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा होगा। तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आप बिल्कुल 30 डेज 30 वीडियो देखिए और आप उसके बाद देखिएगा कि आपका रिवीजन कितना अच्छे से आपको कम समय में कितना अच्छा कंटेंट मिलता है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट बना कर देखिए या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना कर देखिए। आपको बिल्कुल जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी अगर आप इससे अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी इस सेशन से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।